बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और सबको मैं आज यहाँ पर बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि हमारे एमईपी के जितने भी कोर कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ और हमारे बनने वाले कैंडिडेट और कंटेस्ट करने वाले एमएलए, वो सब यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं क्योंकि कुछ जगह की वजह से हमने ख़ास मीडिया को और कुछ लोगों को इनवाइट किया था। जो ऑनलाइन पर और चैनल्स पे जितने भी लोग आज हमारे इस मैनिफेस्टो को देख रहे हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज हमें बहुत ही ये खुशी का दिन है। आज हम देश के लिए जो ख्वाब देख रहे थे, वो ख्वाब को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और इसमें आप सबकी मदद रही। जो भी मैनिफेस्टो के लिए कमेटी थी, और उस कमेटी का भी मैं शुक्र अदा करती हूँ, जिन्होंने हर बात को मेरी सोच कर उस चीज़ को जो है बिल्ड करने की कोशिश की है। और उसके साथ साथ सबसे पहले महिला एम्पावरमेंट पार्टी जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानों के इंसाफ के लिए ये पार्टी को क़ियाम में लाया गया है, ये पार्टी को बनाया गया है। और ये पार्टी का मकसद है कि जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए ये पार्टी काम करेगी। ये पार्टी किसी रिलीजन बेस पर नहीं चलेगी, ये पार्टी माइनॉरिटी मेजॉरिटी बेस पर नहीं चलेगी, और ये पार्टी किसी एक कास्ट के लिए नहीं रहेगी। ये पार्टी भारत के हर नागरिक के लिए ये पार्टी है, और भारत के हर नागरिक को ये पार्टी में इंसाफ मिलेगी। और ये पार्टी लोगों को तोड़ने के लिए नहीं आई है, लोगों को जोड़ने के लिए ये पार्टी बनाई गई है। और हमारे भारत में जो हमारे बच्चों के लिए पहले, सबसे पहले महिलाओं के लिए एक अच्छी फैसिलिटी हमें चाहिए था, क्योंकि 70 साल से जो हुकूमतें आ रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, मगर कोई भी महिलाओं की स्पेशलिटी के लिए, महिलाओं के काम के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए उस पर काम नहीं किया जाता है। तो ये पार्टी का नाम ही महिला एम्पावरमेंट पार्टी इसलिए रखा गया कि भारत की हर महिला को इसके अंदर इंसाफ मिले। जब महिला को इंसाफ मिलती है तो समझ जाइए कि पूरे हिंदुस्तान को इंसाफ मिलेगी और भारत के हर नागरिक को इंसाफ मिलेगी। जब महिला को ही इंसाफ नहीं मिल रही है तो समझ जाओ फिर भारत के किसी नागरिक को भी इंसाफ नहीं मिल रही है। ये पार्टी जो है, खासकर से सबसे पहले बेहतरीन हमारा कर्नाटका और ग्रीन कर्नाटका, और इस कर्नाटका में सबसे पहले ये पार्टी कंटेस्ट करने के लिए जा रही है। और ये पार्टी 224 सीट्स पर लोगों को चुनाव में उतारेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग चुनाव में आने के लिए तैयार हैं और कंटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे विजन को और हमारे मिशन को देखकर, पार्टी के मिशन को देखकर, हमारे पास रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन के जरिए से और फिजिकल और व्हाट्सएप के जरिए से कंटेस्ट करने के लिए 5700 एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास जो है आए थे, जिसमें से लोगों को चेक करके और उनके सूच को और उनके सोशल वर्क को चेक करके एक ग्रुप को सिलेक्ट किया गया है। तो इसमें मैं उम्मीद करती हूं कि हम कर्नाटका के इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके इंशाअल्लाह कर्नाटका के अंदर एक रोशनी लेकर आएंगे और कर्नाटका में चेंजेस लेकर आएंगे। और उसमें सबसे पहले ये होगा कि औरतों के लिए, खासकर से खवातीन के लिए जो होगा कि उनके लिए अच्छे अच्छे फैसिलिटीज होंगे।
और ख़वातीन के लिए उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन होंगे, क्योंकि आपने तो सारा मैनिफेस्टो के पॉइंट सुने हैं और बुक भी आपको हाथ में मिलने वाली है। तो मैं थोड़ा मुख्तसर सा जो है इसके ऊपर रोशनी डालूंगी कि खास कर से इसमें जो है कि औरतों के लिए इसमें खास कर से फैसिलिटीज होंगे। उनके लिए क्या फैसिलिटीज होंगे कि आज तक औरतों के ऊपर जो क्राइम होते आते हैं, अगर आप देखते जाएंगे तो हर साल वो क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके ऊपर जुल्म और उनके ऊपर हरासमेंट सब कुछ भी बढ़ता चले जा रहा है। उसके लिए इंशाअल्लाह कर्नाटका के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल कोर्ट रखा जाएगा और उनके लिए पुलिस स्टेशन में एक स्पेशल पार्ट होगा जिसमें जाकर वो कंफर्ट से जो है अपने हालात को, अपने वाकयात को बयान कर सके। और दूसरी बात क्या है कि उनके लिए 24 आवर्स भी जो है फैसिलिटी होगी। और उसके साथ साथ कर्नाटका के अंदर बच्चों के लिए जो एजुकेशनल होगा, उसके लिए आज हमारे स्कूल के जो हालात है बहुत खराब हालात है। सर्वे के मुताबिक कर्नाटका के अंदर कहीं कहीं पर बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं है स्कूल में, कहीं कहीं पर बच्चों के लिए बैठने के लिए चेयर नहीं है, बच्चों के लिए जो है उनके लिए अच्छे फैसिलिटीज और अच्छे टीचर्स नहीं है। हम जो है इंशाअल्लाह कर्नाटका के टोटल स्कूल्स को एक यूनिफॉर्मिटी में लाने की कोशिश करेंगे। जो अर्बन की स्कूल भी क्यों ना हो, रूरल की स्कूल भी क्यों ना हो, दो भी जो है सेम तरीके के स्कूल जो है हम इंशाअल्लाह उसके लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद कर्नाटका का जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है 2017 में 3500 फार्मर ने गूगल के रिपोर्ट के मुताबिक और भी कुछ सर्वे के मुताबिक 3500 फार्मर ने सुसाइड किया है। वो इसलिए सुसाइड किया है कि जिनके लोन 50,000 थे, जिनके लोन 20,000 थे, जिनके लोन 40,000 थे, वो लोन अदा ना करके उसकी तकलीफ की वजह से जो है उन्होंने अपने जानों को ये किया और सुसाइड किया है। एमईपी का ये मकसद है कि एमईपी जिस दिन रूलिंग में आएगी, अगर लोग सब साथ देंगे, जिस दिन रूलिंग में आएंगे तो फार्मर का लोन इंटरेस्ट के साथ टोटल माफ कर दिया जाएगा। और फार्मर्स के लिए खास कर से उनके सपोर्टिंग के लिए, उनके जियोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए एक सेंटर होगा। उनके लिए गाइडेंस करने की एक टीम होगी कि वो लोग किस तरह से फसल में अगर पैसा रखेंगे तो वो फसल में उनके लिए फायदा होगा, नुकसान होगा, उस पर उनको ट्रेनिंग सेंटर रखे जाएंगे। और दूसरी बात, उनके जो बिल होते हैं, चाहे वो शुगर की बिल क्यों ना हो, उनके प्रोडक्ट की बिल क्यों ना हो, जब सरकार की बिल होती है तो हमने सर्वे किया है, सर्वे में उनके बिल 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने फसल आ जाने के बाद भी उनको बिल नहीं मिलती है। मगर जब एमईपी की सरकार आ जाएगी तो एमईपी फार्मर्स के लिए एडवांस देगी, उनके बाद बिल डिले नहीं करेगी, उनको एडवांस में पेमेंट करके रखेगी ताकि उनके लिए इजी हो जाए। क्योंकि फार्मर का खुश रहना हमारा सबका खुश रहना है और फार्मर का खुश रहना भारत का खुश रहना है। क्योंकि फार्मर की जो मेहनत है वो हमारे हर घर में, बगैर फार्मर के मेहनत के हमारे घर में रोजी नहीं आती। उनकी मेहनत और रात और दिन की होती है। जान और दिल लगाकर भी जो है फार्मर मेहनत करते हैं तो उनके लिए और भी ज्यादा अच्छे फैसिलिटीज लाएंगे। और खासकर से आज तक फार्मर्स को विधानसभा में जाने के मौके नहीं मिले, उनको कभी कोई हुकूक नहीं मिलता। उनके लिए जाकर जुबान उठाने के लिए फार्मर्स के लिए कोई बंदा विधानसभा में हमें चाहिए और राज्यसभा में चाहिए। तो इसलिए जो है मैंने ये किया है कि एमईपी के अगर 100 सीट होंगे तो 4 सीट फार्मर के लिए रिजर्व होंगे टोटल इंडिया में और कर्नाटका में, ताकि उनको सारे चीजें करने के जो है मौके मिल सके। और उसके बाद हमको हमारे बच्चों के तालीम को, हमारे बच्चों की पढ़ाई को मजबूत करना है। क्यों कि देश के सिपाही, देश के सितारे, देश को बनाने वाले हमारे बच्चे हैं। आज हमारे बच्चों की 70% हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है बहुत ज्यादा केयरफुल ना लेने की वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चे
लेबर बनते जा रहे हैं। मेरा ड्रीम है, मेरा ख्वाब है कि भारत में कोई भी हाथ फैला के मांगने वाला रोडों पर नजर ना आए। मेरा ख्वाब है कि भारत के अंदर कोई बच्चा लेबर ना बने। मेरा ख्वाब है कि हर बच्चे को जो है तालीम के अंदर उभार कर उनको एलकेजी से लेकर पीजी तक सरकार जो है फ्री पढ़ाई पढ़ाएगी। इवन के अगर उनको इंटरनेशनल में भी कभी पढ़ाई करने की जरूरत हो जाएगी तो उनको स्कॉलरशिप के जरिए जो है इंटरनेशनल में भी पढ़ाई करेगी। ये फैसिलिटीज मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगी। हमारे देश में बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं। जॉबलेस के बारे में हम कभी ज्यादा सोचते नहीं है। जॉबलेस जितने होते हैं उतने क्राइम बढ़ते हैं, जॉबलेस जितने होते हैं उतने फसादें बढ़ते हैं। तो इसलिए जितने भी यूथ, जितने भी वुमेन हमारे पास जॉबलेस हैं और हमारे कर्नाटका में जॉबलेस है, उन सब के लिए अलग फैसिलिटीज लाके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम 1 लाख जॉबलेस लोगों के जॉब के लिए इंडस्ट्रियल स्मॉल स्केल आईटी सेंटर्स में डालकर उनके जॉबलेस जो है उसको मैं इंशाअल्लाह खत्म करके बताऊंगी। और उसके साथ साथ भारत में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारे लोग 20% से 25% लोगों के पास पूरे भारत के अंदर बहुत बड़े बंगले, बहुत बड़े बड़े घर, बहुत बड़े बड़े चीजें हैं। 30% लोग भारत के नॉर्मल मिडिल क्लास में वो लोग चलता है, उनके पास अच्छे घर होते हैं। और 20% भारत के लोग जो अच्छे अच्छे रेंट पर अच्छे अच्छे चीजें लेकर रहते हैं। और 30% भारत के लोगों के पास जो है रहने के लिए घर नहीं है, मगर वो रहते हैं फिर भी छोटा मोटा रेंट देकर अपने घरों में रहते हैं। मगर भारत के अंदर 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। जब बारिश आता है, बारिश में से छत में से पानी गिरता है तो 5-6 बच्चे उनके भीग जाते हैं। और छोटे छोटे क्लॉथ हाउस, छोटे छोटे गुड़सियां, छोटे छोटे चीजें, और जो कोई मजबूत घर नहीं होता, हवा आती है तो वो लोग कांपते हैं, और बारिश आती है तो वो लोग डरते हैं, धूप आती है तो वो लोग डरते हैं। इंशाअल्लाह एमईपी की सरकार अगर कर्नाटका में आ जाएगी, 5 साल के अंदर एक पूर हाउस भी आप देख नहीं सकते। कुछ ना कुछ उनको 1 बेडरूम का फ्लैट, 2 बेडरूम का फ्लैट इंशाअल्लाह उनके बनाने के लिए प्रोजेक्ट करेंगे। क्योंकि आज हम अपने लोगों को धूप में सुलाते हुए, अपने लोगों को बारिश में भिगाते हुए डिजिटल इंडिया बनाने जाएंगे तो इसका कुछ भी फायदा नहीं है। सबसे पहले हमको चाहिए उनको रहने का घर दे, उनको खाने का खाना दे, उनके बच्चों को पढ़ाई दे, उनके हेल्थ के लिए अच्छी मेडिकल दे, तो उसके बाद हमारा भारत अच्छा बन सकता है। उसके बाद डिजिटल इंडिया बनाएंगे तो चलेगा। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट में और इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी सुधार के लाने की कोशिश करेंगे। और ये जो मेन पॉइंट्स थे मैंने बताया है, और मैनिफेस्टो हमारा कन्नड़ा में और इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू ज़ुबान में और तमिल ज़ुबान में, तेलुगु में, सब में ट्रांसलेट हुआ है। ये हमारे साइट पे 1-2-3 दिन के बाद अपडेट हो जाएगा। आप सारे डिटेल्स जो है उसमें देख सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं यही कहना चाहती हूँ कि सारे लोगों को कि पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है तो पॉलिटिकल पार्टी को किसी जात के इस पर ना ये करे और किसी कास्ट के ऊपर ये ना करे। आज यहाँ पर कई लोग आकर मुझसे यही कहते थे, ऐसा तो नहीं चलेगा, सेकुलर यहाँ पार्टी हो ही नहीं सकती, ऐसा होगा तो अलग बात होती है, हम सिर्फ कुछ रिलीजन को लेके बात करना है, टॉक करना है। मगर मैं कहती हूँ कि मैं इंशाअल्लाह मैं ये बताऊंगी कि इंसानियत के लिए काम करने में कामयाबी है, और हम जो है इंसानियत के लिए काम करेंगे। और हम ये भी नहीं सोचेंगे माइनॉरिटी है मेजॉरिटी है, हम ये भी नहीं सोचेंगे माइनॉरिटी है मेजॉरिटी है। और माइनॉरिटी मेजॉरिटी से में भी क्या होता है कि जो माइनॉरिटी होते हैं उसमें भी बहुत बड़े ऊंचे लोग होते हैं, जो मेजॉरिटी होते हैं उसमें भी तकलीफ वाले लोग होते हैं। तो मेरी सोच ये है कि हम माइनॉरिटी मेजॉरिटी को लेकर और कास्ट को लेकर नहीं, बल्कि इंसान को लेकर एक भारत चलाने की कोशिश करेंगे, और भारत में इजी लाइफ लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और खासकर से जो है जब कर्नाटका का इलेक्शन होगा तो ये पार्टी लोकसभा के टोटल इंडिया में कंटेस्ट करेगी। एमईपी का जो ख्वाब है
कि जब लोकसभा 2019 में ये कंटेस्ट करेगी और भारत में रूलिंग में आएगी तो सबसे पहला काम होगा कि जीएसटी रिमूव करूंगी और जीएसटी को रिमूव करके और सारी पब्लिक को जीने के लिए इजी लाइफ देने की कोशिश करूंगी और इनकम टैक्स में चेंज लाकर और इनकम टैक्स को बढ़ाते हुए नहीं बल्कि घटाने की कोशिश करके 10% इनकम टैक्स करके और लोगों के लिए जो है एक आसान और फ्री लाइफ देने की मैं कोशिश करूंगी। और खासकर से हमको चाहिए कि जो भारत के अंदर जो हालात चल रहे हैं सबसे पहले कि वो ये चल रहे हैं कि एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को सिर्फ जात पात की बात करके झगड़े कराना, हम सब मिलकर हम सब साथ होकर इसको खत्म करेंगे एक दिन। क्यों कि आज हम सोते हैं, सोने के बाद आज हमें नींद सही से इसलिए नहीं आती है कि हमारे घर के पास में पड़ोस में कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है क्या है, कब लड़ाई शुरू होगी किसी को भी पता नहीं होता है। मैं चाहती हूं कि एक मोहब्बत वाली लाइफ, एक पीस वाली लाइफ भारत में लाने की हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। और खासकर से जो है हमको चाहिए कि कम्युनल माइंड को जो है हमको हटाना चाहिए और कम्युनल ख्यालात को जो है हमको हटाना चाहिए, क्योंकि हम भारत में हैं तो भारत के नागरिक बनकर हमको काम करना चाहिए। इसीलिए आज हमारे जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो किसी जात के बेस पे नहीं, किसी शहर के बेस पे नहीं, किसी जमात के बेस पे नहीं, उसमें टोटल रिलीजियस वालों के लिए सीट मैंने फाइनल किया है, दलित के लिए सीट मैंने फाइनल किया है, लिंगायत के लिए मैंने सीट फाइनल किया है और मुस्लिम के लिए मैंने सीट फाइनल किया है, हिंदू के लिए मैंने सीट फाइनल किया है। और खासकर से मैं चाहती हूं कि एक हम सब मिलकर जो है भारत के अंदर एकता की एक आवाज बताना हमारा ख्वाब होगा और एक अच्छी लाइफ, एक इजी लाइफ भारत के अंदर लाना हमारे लिए जरूरी है। और आप भी जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं मैं उन सब से यही गुजारिश करूंगी कि जब भी बात करो सोच समझ के बात करो, किसी के दिल को तकलीफ देने की बात ना करो। और आज हम सोचते हैं कि 100% ये इंसान प्योर है, ये आज मेरे दुनिया के अंदर कोई भी लाकर आप नहीं खड़ा सकते कि 100% ये इंसान प्योर है। तो सबसे पहले अपने गलतियों को देखने की कोशिश करो, बाद में दूसरों के गलतियों पर उंगलियां उठाने की कोशिश करो। तो मैं चाहूंगी कि सब मिलजुल कर एमईपी के लिए जो है एक बहुत अच्छा जो है हम इंशाअल्लाह एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और जो लोग सीने में दिल रखते हैं, लोगों के लिए दर्द का दिल रखते हैं, वो एमईपी से दूर नहीं रह सकते। और मैं चाहूंगी कि कुछ ही दिनों में पूरा भारत एमईपी में जॉइन हो जाएगा और एमईपी का ख्वाब है कि पूरे भारत में खुशियां लाना। और मेरा ख्वाब है कि कर्नाटक असेंबली में हमको आप सब मिलकर कोशिश करेंगे और मैं भी कोशिश करूंगी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हमें 70 सीट मिलने का बता रहा है, हमको सर्वे नहीं बल्कि रियल में हमको 150 सीट लाके बताना है, हमको काम करना है। जो ड्रीम जो ख्वाब मैं बताई हूँ वो ख्वाबों को पूरा करने के लिए आप सबकी साथदारी जो है सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं सारे गेस्ट का जो है मैं शुक्र अदा करती हूँ कि आप सब यहाँ पर पहुंचे हैं और मैं मीडिया का भी शुक्र अदा करती हूँ। और जितने लोग चैनल्स पे वॉच कर रहे हैं, काफी चैनल्स पे ऑनलाइन आ रहा है, तो वो चैनल्स वालों का भी मैं शुक्र अदा करती हूँ। और मैं कोशिश करूंगी कि आज मैंने पेपर्स पे ये मैनिफेस्टो आपको शो किया है और मैंने पेपर्स पे आपको बताया है, 5 साल के बाद रियल इसके वीडियोस में आपके सामने शो करूंगी, हर प्रोजेक्ट के वीडियोस में तुम्हारे सामने शो करूंगी। क्योंकि कहने से ज्यादा हमको चाहिए कि कहने से ज्यादा उस पर काम करने के लिए कोशिश करें। मुझे प्रैक्टिकल चीजें बहुत पसंद ही, बोलना लिखना तो हर कोई बोलते हैं। अभी आप पिछले सालों के मैनिफेस्टो 2013 का एक बार निकाल कर चेक कर लीजिए, राइट करके बताइए अगर उसमें 2% कोई काम हुआ है तो मुझे बताना, सिवाय अखबारात के सिवाय पेपर के कुछ भी नहीं रहा। तो हमको चाहिए कि हम इंशाअल्लाह मैनिफेस्टो को कंप्लीट करने में, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं अकेली करूंगी, मैं ये कहूंगी आप सारे कर्नाटका वाले मुझे साथ देंगे और सारे लोग मुझे साथ देंगे तो मैं जरूर जो है ये मैनिफेस्टो को कंप्लीट करके बताऊंगी। और दूसरी बात जो है, जब हमारी रूलिंग आ जाएगी तो मैं ये मैनिफेस्टो को आपके सामने डेट रिलीज करूंगी कि इतने डेट में मैं घर बना दूंगी
और इतने डेट में मैं जो गरीब है उन लोगों के लिए ये हेल्प करूंगी तो मैं डेट वाइज आपके सामने देकर मैं पूरा करने की कोशिश करती हूं, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो मैं उम्मीद रखती हूं कि हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे और समझेंगे और इसको कर्नाटका के हर घर घर में पहुंचाने की कोशिश करेंगे और पहुंचाने की कोशिश करके खासकर से जो है इस पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय कर्नाटका। ಎನ್ಇಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ? एबीपी पार्टी से वुमेन को कितने सीट अभी हमारे पास जो है पहली बार था, उमेश इतने पावर में नहीं थे और 70 साल से तो उनको दबा के रखा गया है कि वो कोई पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते, कहीं भी नहीं आ सकते, किस तरफ भी कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उन्होंने 33% के बिल को भी रोक कर रखा था। तो मैंने उनसे वादा किया था कि आप अगर आगे बढ़ेंगे तो मैं तुमको 80% सीट दूंगी, मगर अभी पहली बार था तो सब लोग आगे नहीं बढ़ पाए। तो मैंने देखा है कि 35% वुमेन्स हमारे पास आए हुए हैं जो सिलेक्टेड हैं, जिनको सीट हम दे सकते हैं, वो कंटेस्ट कर सकते हैं। बाकी सब जो है हमारे भाई भी आए हुए हैं। सबसे पहली खुशी की बात यह है कि जब मैंने पार्टी शुरू किया तो वुमेन्स एम्पावरमेंट करके शुरू किया, मगर आज जो हमारे भाइयां यहाँ आकर जो मेरी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और मुझे जो साथ दे रहे हैं, आज रियल फील हो रहा है एक भाई एक बहन के लिए एक भाई का कितना बड़ा मतलब होता है और वो कितना ज्यादा वो बहन का ख्याल रखते हैं। हमारे भारत के मर्दों में ये आदत ये फिक्र है कि वो बहन का ख्याल रखते हैं। अच्छे दिल रखने वाले सारे के सारे आकर कहा कि हम आपके पार्टी के सपोर्ट में हैं, वो सब के सब कंटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। मैं पहले दिन भी कही थी कि ये पार्टी हर वो बाप की पार्टी है जो अपनी बेटी को एम्पावर में लाना चाहता है, ये पार्टी हर वो भाई की पार्टी है जो अपनी बहन को एम्पावर में रखना चाहता है, ये पार्टी हर वो शौहर की पार्टी है जो अपने बीवी को एम्पावरमेंट में रखना चाहता है। लोगों ने मुझे सवाल किया तुम्हारा परसेंटेज इतना है, तुम्हारा परसेंटेज 14 है, तुम्हारा परसेंट, मैं बोली मेरा परसेंटेज 14 नहीं है, मेरा परसेंटेज महिला है 49% है, बाकी का जो 51% है वो इन महिलाओं से अटैच है। तो 100% है मेरा परसेंटेज, मैं 100% के लिए मैं काम करूंगी। ಮೇಡಮ್ ಸಿಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೋಪಾಲರಾಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವು ದೇಶಗೀತೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದವಾಗೇ ಇತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆನೂ ಬಂದಿದೆ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾಡಗೀತೆ ಆಡಿಲ್ಲ ನೀವು? कर्नाटका में नाटक बेकलवा? अभी हमने नेशनल एंथम प्ले किया था, नेक्स्ट अगर आप हमें गाइड करेंगे तो स्टेट एंथम भी गाएंगे। हम किसी के भी अगेंस्ट नहीं है, हम स्टेट एंथम गाने में तो खुश हो जाएंगे क्योंकि हम स्टेट को भी, स्टेट की खुशी हमारे लिए जरूरत है। अगर आप मशवरा दिए हैं तो नेक्स्ट हम स्टेट एंथम भी गाएंगे, कोई बात नहीं। कर्नाटका स्टेट का प्रश्न है, वार्ताजाला से बोल रहा हूँ प्रकाश अंबरकर जी। कर्नाटका स्टेट का प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे एमईपी पार्टी के लिए? और मैं दूसरा प्रोग्राम में आया हूँ एमईपी का, जो भी आए तो स्टेज पर एक ही चेयर रहता है और ये सिंबल ऑफ डिक्टेटरशिप ऐसा लगता है मुझे। कोई अगल बगल में कोई सीट बैठते ही नहीं नेता लोगों ने, इसके लिए आपका क्या राय है? आपका सिर्फ चेयर पर एक ही सीट रहता है। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और इसलिए है कि सारे लोग आगे बैठते हैं, जब उन्हें बोलने का मौका आता है तो वो स्टेज पे आते हैं। इसलिए कि स्टेज पे अगर 4 लोगों, यहाँ जितने भी आए हैं सब हमारे नेता और लीडर है, कोई भी इसमें छोटा बड़ा नहीं है। मैं चाहती हूँ, मैंने फील किया था इस चीज को, मैंने देखा था इस चीज को। अगर मैं 4 लोगों को स्टेज पे बिठाती हूँ तो सारे लोग सामने से दर्द का चेहरा मैं देखती हूँ। तो मैंने वो चीज को रिमूव किया, इसलिए कहा कि जब कुछ जिसको भी बोलना है वो स्टेज पे आ जाएंगे, नहीं तो वो सबके लेवल में बैठे रहेंगे। तो मेरे ख्याल से काफी सब दिन सबके लोग जो है खुश हो जाएंगे। मेरी यही वजह थी इसके अंदर। ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? How many seats गिवे? Is it ladies or gents? अभी कर्नाटका में हम फार्मर्स के लिए 4 से 6 सीट्स हमारे पास फिक्स हो चुके हैं। अभी हो सकता है इन 2-3 दिनों में और भी ज्यादा मौका मिल सके उनके लिए। ಮೇಡಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 10 lakh ಜಾಬ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ,
ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಪವರ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇದು ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? सुनने बंद करें बरल लेटेस्ट है। देखिए हमारे सर्वे के मुताबिक, एक सर्च के मुताबिक, अगर हम जॉबलेस को जॉब देना चाहते हैं तो बहुत सारे रिसोर्सेस हमारे पास है और महिलाओं के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिस्ट्रिक्ट वाइज करके और वहाँ के जितने जॉबलेस लोग हैं उसको 50% हम जॉब दे सकते हैं। जो पढ़े लिखे यूथ है उनके लिए हम IT डेटा सेंटर कायम करके उनको जॉब दे सकते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि हमारे एक यूथ को जो IT जानता है, अगर उसको हम 50,000 सैलरी देते हैं वो हमें 2 लाख कमा के देगा गवर्नमेंट को। ये भी मैं चैलेंज करती हूँ क्योंकि हमारे लिए कमाई भी होगी, उनके लिए जॉब का भी जरिया हो जाएगा। आज इंटरनेट के आने के जरिए से जॉब इंडिया का ही नहीं, आज इंटरनेट के आ जाने की वजह से जॉब इंडिया का ही नहीं बल्कि इंडिया में बैठ के टोटल वर्ल्ड का वर्क जो है मैं हमारे यूथ को लाकर करा के बताऊंगी। कोई भी जॉबलेस इंशाल्लाह नहीं रहेगा। चुनाव में आप भी चुनाव लड़ेंगे या प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे? मैं अभी फिलहाल जो है चुनाव में लोगों को उतार रही हूँ। लोकसभा में मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी। कर्नाटका इलेक्शन होने के बाद अगर किसी पार्टी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी अगर वो आपका सपोर्ट पूछेंगे तो आप कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे? जी देखिए, इलेक्शन होने के बाद मैं 100% कोशिश करूंगी कि रूलिंग में हम ही आए। अगर कभी जरूरत पड़ जाए इस तरह की तो मैं वो पार्टी को सपोर्ट करूंगी जो मेरा मैनिफेस्टो कंप्लीट करने के लिए मेरे से एग्रीमेंट कर दे और मेरे लोगों को मदद करने के लिए वो एग्रीमेंट कर दे, मैं वो पार्टी की मदद करूंगी। मैडम GST रिमूव ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ मैडम? GST you are telling you remove GST no? Yes, How it is possible मैम? बिल्कुल पॉसिबल है, कैसा होता? बहुत पॉसिबल है। आप और एक सीट भी नहीं है ना जी इंडिया में, एक सीट भी नहीं। आफ्टर यू आर ड्रीमिंग या एक्सक्यूज मी, मैंने ये नहीं कहा कि मैं अब GST रिमूव करूंगी। अगर होता खुदरत तो अब 1 घंटे में GST रिमूव करके घर को जाती थी। मैंने ये कहा दशरथ फ्रॉम स्टेट में भी मैं GST रिमूव नहीं कर सकती क्योंकि ये सेंट्रल का फैसला है। इसीलिए मैंने कहा है कि लोकसभा कंटेस्ट करूंगी, लोकसभा में रूलिंग में आऊंगी, उस वक्त पहले दिन ही GST को खत्म करके बताऊंगी। दशरथ प्लीज दशरथ ये मेरी सोच है और ये मेरा ख्वाब है। Madam, there is a serious allegation, there is a serious rumors are spreading over there. MEP is indirectly supporting BJP. It's another B team of BJP. There is a serious allegation. What you want to tell about this? false allegations। और ना मैं बीजेपी से हूँ, ना मैं कांग्रेस से हूँ, ना मेरे पीछे कोई बड़ा लीडर है, ना मेरे पीछे कोई बड़ी पार्टी, बड़ी ताकत है। और इस पार्टी को मैं इस देश के आम नागरिकों के भरोसे और मेरे अल्लाह के भरोसे, मेरे महिलाओं के भरोसे से मैंने शुरू किया है। मैं चैलेंज करती हूँ, मैं कोई पार्टी से जैन नहीं हूँ, कोई पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, ना किसी पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया है, ना कोई बैक में मेरी पार्टी है। ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಟಿವಿಯಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ 70 ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷ. ನೀವು 70 ಸೀಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ? देखिए 70 सीट से सैटेलाइट सर्वे है और दूसरे सर्वे हैं, मगर हम 150 सीट ला के फिर मिलेंगे आपसे। और अगर कम हो जाएंगे तो इससे पहले मैंने बताया था कि जो मेरे मैनिफेस्टो को, जो यहाँ कर्नाटक की जो पब्लिक है और प्रजा के लिए जो मदद करने के लिए मेरे से एग्रीमेंट के लिए रेडी हो जाए, मैं उसकी मदद करूंगी। मैडम जी मीडिया से शाहिद कर रही मैडम, एक अफवाह चल रही है कि कई पार्टियां, बड़े पार्टियां अपने साथ इलेक्शन लड़ने के लिए बुला रही हैं।
क्या इस ताल्लुक से कुछ पहल हो रही है आपकी? जी, अफवाह भी नहीं, काफी लोग काफी बातें कह रहे थे, क्योंकि एक छोटी सी बात भी नहीं है। और लोग कह रहे थे कि आपकी पार्टी को रुका दे के जो है हमारी पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए, हमारी पार्टी के साथ ऐसा सब कर सकते हैं। तो मैंने उन सबको एक ही जवाब दिया है कि हम किसी के फैसलों के नीचे दबने वाले नहीं है, इसलिए ये पॉलिसी हमारे लिए नहीं चलती, ये पॉलिसी हमारे पास नहीं चलती, क्योंकि हम फैसले नहीं दे सकते। ना हमें मिनिस्टरियां चाहिए, ना हमें चीफ मिनिस्टरी चाहिए, ना हमें प्राइम मिनिस्टरी चाहिए, हमें सिर्फ हमारे प्रजा के लिए इंसाफ चाहिए, इसी के लिए हम लड़ेंगे। मैडम, पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या आप कर्नाटक से इंतखाब लड़ेंगे या किसी और स्टेट से लड़ेंगे? और हम 4 स्टेट में असेंबली इलेक्शन का हमारा प्लान हुआ है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, अगर हो सके तो असेंबली इलेक्शन तमिलनाडु। बाकी के टोटल इंडिया में लोकसभा इलेक्शन की हम एक सीट भी नहीं छोड़ेंगे, टोटल लोकसभा सीट पे कंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह लोकसभा में कंटेस्ट करके 350 सीट से ज्यादा सीट्स लाके बताएंगे। Ma'am, this is Prajna from Saral Jeevan channel. When are you going to release your first list of candidates and are you contesting in Karnataka? और 15 के दिन जो है हम लोग 75% कैंडिडेट का लिस्ट जो है रिलीज कर देंगे और बाकी का 16 जो है हम टोटल रिलीज कर देंगे। You are contesting in this state. No, madam. You are contesting नहीं, in असेंबली मैं नहीं कर रही हूँ, मैं लोकसभा करूंगी जरूर से। हेलो मैडम। Hello ma'am, this is Afshan from the Hindu paper. जी, I just wanted to ask you, you said now that there is a lot of demand for seats from your party. So what is the criteria on which you are choosing your candidates? On what basis will you finalize the candidates? And what qualities do you want in your candidates? Because you say Mahila Empowerment Party. So I want to know how can you have the confidence that even the men that you choose in your party will be for Mahila empowerment? So what is the criteria? बहुत अच्छा सवाल था आपका, सबसे भी अलग, और काफी लोगों ने इंटरेस्ट लिया और हजारों के फॉर्म्स जो है एप्लीकेशन हमारे पास आए। ये वो महिला एम्पावरमेंट पार्टी नहीं है जो मर्दों के अगेंस्ट जाएगी, ये वो महिला एम्पावरमेंट पार्टी नहीं है हमेशा मर्दों के खिलाफ बोलेगी, ये वो महिला एम्पावरमेंट पार्टी है जो अपने बाप की, अपने भाई की, अपने देश के मर्दों की पूरी इज्जत करेगी। और इसलिए हमारी पार्टी में सबको हिस्सा है और वो मर्दों को जो हमने शुरू किया है, जो चुनना, एक सोशल वर्कर हो जो लोगों के लिए समाज सेवा करने की सोच उसके अंदर हो और महिलाओं की मदद करना उनका सबसे पहला मकसद हो, ऐसे लोगों को बात करके हमने फाइनल किया है जब वो अग्री किए। Ma'am, who is your CM candidate in Karnataka? ये थोड़ा तो सस्पेंस रखिए। हेलो 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 हेलो। And another I have one question for you. और सीएम जो सिलेक्ट होंगे इंशाल्लाह कर्नाटका के ही होंगे, ये बात क्या आप इत्मीनान रखिए। और मैं जब सीएम कैंडिडेट को सिलेक्ट करूंगी तो वो सीएम ऐसे रहेंगे जो तुम्हारे लिए भलाई करने वाले और तुम्हारे लिए खिदमत करने वाले, रात दिन तुम्हारे लिए सोचने वाले, ये नहीं कि सीट पकड़ के बैठ जाए। इसके लिए टाइम है और जरूर से जरूर सीएम्स को, मिनिस्टर्स को हम जरूर सेलेक्ट करेंगे जो लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार है। Ma'am, can we expect that candidate as women? Hello. जी, Hello, ma'am. Excuse me. I am Mr. Mohan Kulkarni from Parivartan paper, and I am sure you are going to win this election and you are going to come in power. In case you thank you so much. One minute. No clappings. 1 minute. If you come in power, are you going to promise today that you are going to make the first Karnataka women's chief minister? Okay, thank you. I want promise from you that you are going to elect the first Mahila chief minister. जी, मैं चीफ मिनिस्टर भी अपने आप से सेलेक्ट नहीं करूंगी, मैं मेरे कैंडिडेट से मशवरा लूंगी, मेरे कार्यकर्ता से मशवरा लूंगी, मेरे कर्नाटका के लोगों से मशवरा लूंगी, मैं पूछूंगी और उनसे वोट कराऊंगी, उनको ही मैं बनाऊंगी, वो जिसको सेलेक्ट करेंगे। मैं कभी अपने आप को भी मैं नहीं पेश करूंगी, मुझे यह जरूरत भी नहीं है।
Ma'am, already JDS, Congress, BJP parties have started their rallies, padayatras. Why not MEP have started any kind of rallies, campaigns? हमारे रैलीज जो है 16 डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट हुए हैं। रैलीज होने के बाद ही तो पूरे कर्नाटक में पार्टी पहुंच चुकी है। अब नेक्स्ट कैंडिडेट फाइनल होने के बाद हमारे रैली स्टार्ट होंगे। Because only 30 days are left for the election. Yes, कोई बात नहीं है, हम 2 महीनों में इतना रीच करें तो फिर हमारे लिए 15 दिन बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಂದೂರು ಕೆರೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬೆಳಂದೂರು ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು IT ಹಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಏನಾರ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? देखिए वो उस टाइम का फैसला है क्लीन करने के लिए। अगर वो क्लोज होना अगर बेहतर है या ना होना बेहतर है, उस वक्त में सोचा जाएगा, आपसे मशवरा लिया जाएगा, आपसे डिसीजन लिया जाएगा, उसी वक्त वैसे ही काम करेंगे। हम कभी भी आपको पूछे बगैर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे फैसला करके। ನಾನು ಶಶಿರೇಖಾ ಸುದ್ದಿ ಟಿವಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? क्योंकि हमारा नया इनकलाब है, नया इरादे हैं, नई सोच है, नई चीजें हैं, तो हम सीएम कैंडिडेट भी पुरानों की तरह क्यों अनाउंस करेंगे, हम नयों की तरह अनाउंस करके बताएंगे। हेलो मैडम, वाट अबाउट कावेरी बोर्ड ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಆಕ್ಚುಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ದೇ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟರ್ कावेरी बोर्ड व्हाट यू डू? कावेरी इशू ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡम ओपिनियन ना? हाँ, कावेरी इशू के बारे में आपको क्या? कावेरी इशू के बारे में मेरा ओपिनियन ये है कि कर्नाटका में जब पानी की इतनी मुश्किल है, मैंने सर्वे किया है, कभी कभी लोग कहते हैं कि 18 दिन में एक बार उनको पीने का पानी मिलता है, 10 दिन में पीने का पानी मिलता है। तो हमको सोचना चाहिए और तमिलनाडु के लोगों से बैठकर बात करके डिस्कस करके 100% कावेरी कर्नाटका के लिए होने के लिए बहुत अच्छे अंदाज में बगैर लड़ाई झगड़े के सोल्यूशन निकालने की मैं कोशिश करूंगी। I think all questions are closed. अभी कोई बाकी है तो 1-2 आदमी पूछ सकते हैं. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳು ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. अस्सलाम वालेकुम आपा. अस्सलाम वालेकुम आपा. वालेकुम सलाम। सब मैं रहीम बात कर रहा हूँ, पेपर साथ से जगह एडिटर जी। मैं दिसंबर या जनवरी से आपके फॉलो में हूँ। अब मीडिया के तरफ से मैं आकर हूँ और मीडिया के उस बाद आपके काम को देखकर मैं भी हमारे दबलापुर तालुक से MEP के कैंडिडेट का डालकर हूँ। आप जितने भी मीडिया के तरफ से जो कैंडिडेट डालकर होती क्या उनको भी सेलेक्ट करती, क्या मीडिया को बोल को हाथ छोड़ डालती? बिल्कुल नहीं, मीडिया को पहले सेलेक्ट करूंगी क्योंकि अनाउंस करने के लिए मुझे चाहिए ना, मेरी बातें बाहर पहुंचाने के लिए, मीडिया इंफॉर्मेशन देने के लिए मुझे चाहिए। और सारे लोग अपने क्वेश्चन करने के लिए मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ और हम सब मिलकर अल्लाह से ये दुआ करें कि हमारा जो मैनिफेस्टो आज लॉन्च हुआ है उसको कंप्लीट करने में आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे और आप सबके सपोर्ट से ये मैनिफेस्टो एक दिन ओरिजिनल प्रैक्टिकल आपके सामने होगा। बस मैं इस बात के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका। जिंदाबाद। कार्यकर्ता जितने भी लोग यहाँ जमा हुए हैं उनको खास एक नसीहत करना चाहती हूँ कि अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, आप ख्याल रखें, लिहाज रखें अपने देश के रूल के, अपने कानून के, अपने जुडिशरी के जो भी कानून है उसको कोई भी आप कार्यकर्ता क्रॉस करेंगे मैं उनके बिल्कुल साथ नहीं रहूंगी और विदाउट कानून को ब्रेक किए हुए जो कोड ऑफ कंडक्ट कहता है उस बात को मानकर चलने का मैं आपको नसीहत करती हूँ। कहीं भी लड़ाई आने की बात, झगड़े आने की बात, फितने फसाद आने की बात आप नहीं करेंगे और हमको जो है एक अच्छे अंदाज में राजनीति करके भारत को बताना है, हमको आइडियल बनना है। कोई कानून कोड ऑफ कंडक्ट का क्रॉस नहीं करेंगे, कोई जुडिशरी का कानून, कोई भी लॉ को ब्रेक करके हमको कोई भलाई नहीं चाहिए, कोई लॉ को ब्रेक नहीं करेंगे किसी भी तरह से। इस बात का लिहाज किया जाएगा और हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा जो है हमको इज्जत करना है और उस बात की हिफाजत करना है। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी का लॉन्चिंग इवेंट चल रहा है, यहाँ पर हमारे साथ शेख मैडम है।
मीरा शेख मैडम से बात करेंगे। मैडम आज आपका मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है कि 4 पॉइंट्स हैं, आपके मैनिफेस्टो के की पॉइंट्स हैं? की पॉइंट्स फार्मर के की पॉइंट्स वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ देना और जो पॉइंट्स होंगे उसमें फार्मर के लिए उनका लोन माफ़ कर देना और उनके लिए उनके इससे पहले बिल करना और बच्चों के लिए जो है LKG से लेकर जो है PG तक उनके लिए जो है कोशिश करना कि फ्री एजुकेशनल दें और बहुत सारे चीज़ें जो मैनिफेस्टो में है सारे के सारे हाईलाइट ही है, वो ज़रूरी रेयर के ही है, ट्रांसपोर्ट के क्यों ना हो, हेल्थ का क्यों ना हो और जॉबलेस का क्यों ना हो, सारी चीज़ें मैनिफेस्टो में बताया गया। आपके मैनिफेस्टो की लास्ट लाइन थी फॉर अ बेटर नेशन, तो जितना हमने समझा है कि आप कर्नाटका से ज़्यादा पूरे भारत पर फोकस कर रहे हैं, तो कर्नाटका इलेक्शन तो अगले महीने खत्म हो जाएगा, तो अब आपका जो कारवां है ये कहाँ जाएगा पूरे भारत का? कर्नाटका का जो मैसेज है ये पूरे भारत में जाएगा और मैं कर्नाटका के लिए ही बीज नहीं बोया है, मैंने पूरे भारत के लिए बीज बोया है, तो पूरे भारत की बात करेंगे। अब नेक्स्ट कहाँ पर होगी आपकी प्रिपरेशन सब रहेगी? प्रिपरेशन हमारी टोटल इंडिया में होगी, रैलियाँ भी टोटल इंडिया में होंगे और असेंबली इलेक्शन 4 स्टेट में होंगे, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लोकसभा टोटल इंडिया में होंगे। अगर लोकसभा इलेक्शन में आप खड़े होंगे, आपने बोला, तो आप कहाँ से खड़े होंगे, किस स्टेट से खड़े होंगे? अभी ये फैसला नहीं हुआ है और मैं मेरे लोगों को भी पूछूंगी वो क्या कहते हैं, मैं कहाँ खड़ूँ तो फिर मैं वहाँ खड़ जाऊँगी।